हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो जो हमारा चैप्टर 1 है वह यूनिट 6 जो कि है रिप्रोडक्शन का पार्ट है और यूनिट 6 का पहला चैप्टर है। ओके, सो आगे देखते हैं। पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब ही क्या होता है। री प्लस प्रोडक्शन। री मीन्स कि दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स बनाना। दोबारा किसी चीज को बनाना, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, किसी चीज को दोबारा बनाना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन, दोबारा किसी चीज को बनाना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी इज इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी असल इसेंस, इसेंस मीन्स की समरी, समरी सार या सारांश। सो बायोलॉजी असल में है क्या? यह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ पर जो लाइफ की स्टोरी है उसी का एक समरी है या सार है। ओके, सो इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, बायोलॉजी इज इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी जो है वह असल में इस अर्थ पर जो लाइफ प्रेजेंट है शुरू से लेके अब तक, उसी की एक समरी है। ओके, while individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction। जबकि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में आया है, जो जन्म लिया है, वह निश्चित तौर पर एक दिन खत्म हो जाएगा, उसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। विदाउट फेलियर, विदाउट फेल, यह जो मृत्यु है निश्चित है, इसमें फेलियर होने का कोई चांस ही नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जन्म लिया है वह हर हाल में एक दिन मर जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटेन्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। जबकि जो स्पीसीज है वह लाखों साल तक इस दुनिया में रहता है, जब तक कि उसे कोई प्राकृतिक घटना या मानव घटना या मानव गतिविधियों के द्वारा उसका खात्मा न हो जाए, तब तक वह स्पीसीज इस दुनिया में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर अनलेस मीन्स जब तक, थ्रेटेंड मीन्स खतरा, और एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स
मानव गतिविधियां मानव गतिविधियों के द्वारा या प्राकृतिक घटना के द्वारा उस स्पीसीज का या उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी मेंबर्स हैं, उस स्पीसीज के जितने भी मेंबर हैं, अगर वो खत्म नहीं होते हैं इन दोनों के द्वारा, तो वो स्पीसीज इस दुनिया में लाखों साल तक मौजूद रहता है। ओके। एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स कि विलुप्त, खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। एक्सटिंक्ट हो गया, मान लीजिए कि वो पूरी तरीके से उसको खात्मा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन becomes a vital process becomes a vital process without which species cannot survive for long। स्पीसीज इस दुनिया में लाखों साल तक बना रहे, इसके लिए एक प्रोसेस जो कि है रिप्रोडक्शन बहुत ही खास, वाइटल, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण, है ना। वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। सो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही खास हो जाता है, किसके लिए? कि स्पीसीज इस दुनिया में लाखों साल तक मौजूद रहे या बना रहे। और रिप्रोडक्शन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि वह स्पीसीज इस दुनिया में लगातार बना रहे, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जन्म लिया है वह एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा, बट उसी के जैसा एक दोबारा ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेता है, उसी से वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक पहले के जो मेंबर हैं वो खत्म हो जाएंगे, बट उसके जैसे दूसरे जो मेंबर जन्म लिए होंगे वो बने रहेंगे। फिर वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद उससे जो जन्म लिए हुए ऑर्गेनिज्म है वो बने रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से उसके जैसे ही ऑर्गेनिज्म एक के बाद एक अंतराल के बाद वो इस दुनिया में बने हुए हैं, उस प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ओके। ईच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोजेनी बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनिज्म वह अपने बच्चों को जन्म देता है थ्रू असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल तरीके से या फिर असेक्सुअल तरीके से हर एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे बच्चे को, प्रोजिनी मीन्स, प्रोजिनी मीन्स संतान या बच्चा, अपने जैसे ही संतान को या बच्चे को वह जन्म देता है। हर एक इंडिविजुअल एक निश्चित समय के बाद जब वह पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वह चाहे असेक्सुअल तरीके से या फिर सेक्सुअल तरीके से एक बच्चे को जन्म देता है। ओके। Sexual mode of reproduction enables creation of new variants। जो सेक्सुअल तरीके से जिस बच्चे का जन्म होता है या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से नए तरह के, उसी के जैसे बट उनमें कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं, ऐसे बच्चे को वो जन्म देते हैं। उन्हीं के जैसे होंगे
बट हूबहू उन्हीं के जैसे नहीं होंगे, उनमें कहीं ना कहीं हमें कुछ चेंजेस दिखाई देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड के द्वारा ही हो सकता है। ओके, so that survival advantage processes in flowering plants and human as easy to relate representative examples। और इसकी वजह से जो बच्चे में उसके बच्चे में जो वेरिएशन आ रहा है वह कहीं ना कहीं उसके सर्वाइवल के लिए फायदेमंद होगा। एडवांटेजेस का मतलब, एडवांटेज मीन्स कि उसको फायदा होता है, लाभ होता है या फायदा होता है ना। तो जो वेरिएशन आया है उसके बच्चों में, जो पेरेंट ऐसे बच्चों को जन्म दिया है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के द्वारा, उन बच्चों में जो वेरिएशन आया है वह वेरिएशन उस बच्चे को सर्वाइवल उसके सर्वाइवल में उसके जीने में कहीं ना कहीं वो वेरिएशन जो आया है वो फायदा पहुंचाएगा, चाहे वह प्लांट हो चाहे वो ह्यूमन हो। या हम ये कह सकें कि हम प्लांट्स और ह्यूमन को एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जो ह्यूमन है वह सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ओके, these two examples are the representative example of sexual mode of reproduction। Okay, a related perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव मीन्स की प्रतिनिधि कह सकते हैं हम इसको। किसी चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। अ रिलेटेड पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव मीन्स की नजरिया कह सकते हैं। ओके, या हम इसको दृष्टिकोण कह सकते हैं। ठीक है, अ रिलेटेड पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction। इसके अलावा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो और उसके साथ हाउ रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ, और जो रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये दो दृष्टिकोण हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। टू कंप्लीट आवर स्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, ये दो पर्सपेक्टिव के द्वारा हम बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को बहुत ही आसान, मतलब कि हमें समझने में बहुत ही आसान होगा अगर इस दृष्टिकोण को हम अपनाते हैं। किसको, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और साथ ही कि कैसे हम रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ को हम अवॉइड कर सकते हैं, तब जाकर हम जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो हम कंप्लीटली समझ सकते हैं। इसके बिना जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाना अधूरा सा है। अगर कंप्लीट हमें रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को समझना है तो रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और जो जो रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ है, जिसमें कि इल का मतलब बीमार, कमी,
रिप्रोडक्टिव जो कमी हेल्थ में है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड मतलब कि हम उसको कैसे टाल सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। अवॉइडेड मीन्स कि बचना, कैसे उससे हम बच सकते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण हमको हमारे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को समझने में समझने में पूरी तरीके से कंप्लीटली फोकस करता है, कंप्लीट करता है। ये इस दृष्टिकोण के बिना हमारा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी अधूरा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर खिलते हों, फ्लावर देखने को मिलता है, वैसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? एंजियोस्पर्म की, जिसमें कि हमें फ्लावरिंग देखने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वह सेक्सुअल मोड के थ्रू ही उसमें रिप्रोडक्शन होता है। इट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम खुशकिस्मत नहीं हैं कि जो प्लांट है वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? इसमें लक्की या अनलक्की होने की क्या बात है? तो हम आगे समझते हैं। द myriads of flowers that we enjoy gazing at. Myriads. Myriads means कि असंख्य, असंख्य, असंख्य यानी कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या of flower that we enjoy gazing at. Gazing, gazing means कि एकटक देखना कहलाता है। एकटक देखना, लगातार देखना। लगातार देखने को इंग्लिश में गेजिंग कहा जाता है। तो इतनी ज़्यादा संख्या में जो फ्लावर्स हैं जिन्हें हम देखते रह जाते हैं या जिसे देखने में हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है, ये पॉसिबल इसीलिए है कि वो जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर हैं, वह असल में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से ही इतने तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। The scents and the perfume that we soon over means कि हम मतलब जो परफ्यूम या सेंट हम यूज करते हैं उसकी सुगंध से हम पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाना मीन्स कि सून ओवर। जब हम सेंट यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, तो उसका जो सुगंध होता है उसमें हम पूरी तरीके से मोहित हो जाते हैं, पूरी तरीके से खो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो सेंट्स हैं, परफ्यूम है, ये असल में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही देन है। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, और ये जो अलग अलग कलर्स हैं फूलों के, वो हमें जिससे कि हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो वो भी असल में किसका देन है? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही देन है। आर ऑल देयर एज एन एड
टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही वह देन है, यानी कि कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही वजह से ये सारे खूबसूरती, चाहे वो फूलों की खूबसूरती हो या सेंट परफ्यूम की सुगंध हो या ये रंग बिरंगे जो कलर्स हैं, वो असल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही वो देन है। ओके, ऑल आर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एड, एड मीन्स की सहायता से कह सकते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से ही ये सारे चीज पॉसिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये सारे खूबसूरती, चाहे वो फूलों की हो, चाहे वो परफ्यूम और सेंट का सुगंध हो, या हम कह सकते हैं जो रंग बिरंगे फूल हैं, वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही देन है। ओके, flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. Exist. Exist means अस्तित्व, 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 है ना। जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए अस्तित्व में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है कि हम उनको अपने सेल्फिशनेस के लिए, उनको हम अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज करें। फ्लावर हमारे सेल्फिशनेस के लिए मौजूद नहीं है, उनका अपना पर्पस है। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस, सेल्फिश, सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस मीन्स की स्वार्थ, है ना, या हम कह सकते अपने लाभ की इच्छा हो, जिसमें अपने लाभ की इच्छा, जिसमें से अपना फायदा सिर्फ जो चाहता है उसको हम सेल्फिशनेस कहते हैं। तो जो फ्लावर हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए इस दुनिया में नहीं है, मौजूद नहीं है, उनका अस्तित्व हमारे लिए नहीं है। ओके, सो उनका अपना पर्पस है इस दुनिया में रहने का। देखते हैं क्या है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इस दुनिया में, सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, a look at the diversity of structures of the inflorescence। inflorescence, inflorescence कहने का मतलब inflorescence, inflorescence, inflorescence मीन्स कि फूल खिलने का जो क्रम है या फूल खिलने का जो तरीका होता है किसी भी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में, उसको पैटर्न जो होता है हम उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो हम इसको जो पुष्प की जो गुच्छा होता है उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, पुष्प गुच्छ कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं फूल खिलने का डिजाइन। किसी भी प्लांट में जो फूल खिलने का जो पैटर्न है, फूल खिलने का पैटर्न, जो पैटर्न है उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, a look at the diversity of structures of the inflorescence, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end product of sexual reproduction, that is the fruit and seeds। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, असल में वो फ्रूट है और सीड है। सीड के अंदर ही एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है, सीड से ही वह एम्ब्रायो जन्म लेता है। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वह फ्रूट और सीड है, और यह फ्रूट और सीड
प्लांट्स में बन सके, इसके लिए जो फ्लावरिंग पैटर्न है, दैट इज इनफ्लोरेसेंस, इसकी जो डाइवर्सिटी हमें, इसकी डाइवर्सिटी फूल खिलने की जो पैटर्न का डाइवर्सिटी है वो फ्लावर में डाइवर्सिटी, हमें फ्लावर्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, फ्लोरल पार्ट्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product। और इन तीनों में हमें बहुत ही अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशंस एडेप्टेशन एडेप्टेशंस मीन्स कि हम किसी चीज को किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अपने आप को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट या सब फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये तीनों में हमें प्लांट के तीनों चीज़ों में, इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर्स में और फ्लोरल पार्ट्स हो सकता है पेटल हो, यानी कि उसके ही फ्लावर के ही हिस्से की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें हमें बहुत ही अद्भुत अडेप्टेशंस देखने को मिलता है। वो इसलिए देखने को मिलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंड प्रोडक्ट है, रूट और सीड बन सके। अगर प्लांट को मतलब नहीं होता फ्रूट और सीड बनाने का, तो हमें वेरिएशंस एडेप्टेशंस इन तीनों में देखने को नहीं मिलता, इनके तीनों के स्ट्रक्चर में हमें देखने को नहीं मिलता, चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फ्लावर का स्ट्रक्चर हो, या फिर फ्लोरल पार्ट्स के स्ट्रक्चर हो, इनमें हमें कोई भी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फ्लावर को कोई मतलब, प्लांट्स को कोई मतलब ही नहीं है होता अगर फ्रूट और सीड बनाने का। तो बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि वह सीड बना सके, वह फ्रूट बनाए। इसके लिए प्लांट्स के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर है, जो पुष्प खिलने का जो उसमें एक पैटर्न है, उसके स्ट्रक्चर में हमें अडेप्टेशन देखने को मिलता है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में अडेप्टेशन देखने को मिलता है, और फ्लावर के ही जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसमें भी हमें adaptations देखने को मिलता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, structure and processes of sexual reproduction in flowering plants। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स की एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। सो इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स की बाहरी संरचना, है ना, स्ट्रक्चर संरचना, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रक्रिया, है ना, प्रोसेस मीन्स की प्रक्रिया। तो इस चैप्टर में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजी है उसको, स्ट्रक्चर को, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको समझना है। ओके, और फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स की एंजियोस्पर्म, कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर को, एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के स्ट्रक्चर को, उसके मॉर्फोलॉजी को, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को समझना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मीन्स की आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत, मोहित करने वाला। सो फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक, मोहित कर देने वाला शब्द का हिंदी मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, बहुत ही सुंदर। ये एंजियोस्पर्म का एक अंग है। सो फ्लावर इज ऑर्गन ऑफ अ एंजियोस्पर्म एंड दैट ऑर्गन इज वेरी फैसिनेटिंग। बहुत ही आकर्षक अंग है एंजियोस्पर्म का। ओके, ह्यूमन बींग्स हैव had an
intimate relationship with flowers since time immemorial. इंटीमेट बहुत ही गहरा रिलेशन है किसके साथ? फ्लावर के साथ। कब से? टाइम इमेमोरियल, बहुत पहले से है। उस समय हमें याद ही ना हो, यानी कि कह सकते हैं अनादिकाल। तो यहाँ पे इंटीमेट, बहुत गहरा, इमेमोरियल, मतलब कि बहुत पहले से, अनादिकाल कह सकते हैं। या बहुत समय पहले से, जो जो समय हमें याद ही ना हो, उस समय से इंसानों का फ्लावर्स के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। ओके। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ornamental, social, religious and cultural values। जो फ्लावर है वह कई जगहों पर उसकी एक वैल्यू है, जैसे कि एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटल वैल्यू, सोशल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू। एस्थेटिक, 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 एस्थेटिक मीन्स कि अगर हम कहें इसको सौंदर्य संबंधित कह सकते हैं, सुंदरता से रिलेटेड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सौंदर्य से संबंधित कोई चीज हो, साज सज्जा से संबंधित हो, उसको हम एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मीन्स की सजावट के तौर पे हम फूलों का यूज करते हैं, सजावटी तौर पे यूज करते हैं। सोशल यानी कि सामाजिक चीजों पे हम इसका यूज करते हैं, सामाजिक। रिलीजियस यानी धार्मिक जगहों पे हम उसका यूज करते हैं, उसकी वैल्यू है। या फिर कल्चरल वैल्यू, कल्चर यानी कि सांस्कृतिक, सांस्कृतिक वैल्यू। तो फूलों की कई जगहों पर उसकी एक खास वैल्यू है, चाहे वो सौंदर्य संबंधित जगह हो, या फिर वो सजावट वाले जगह हो, या फिर वो सामाजिक क्षेत्र में हो, या धार्मिक या सांस्कृतिक जगह पे हो। उस फूलों की इन जगहों पे बहुत ही खास वैल्यू है। They have always been used as symbol for conveying important human feelings। और इसके अलावा फ्लावर को कई तरह के ह्यूमन फीलिंग को शो करने के लिए यूज किया जाता है, किया जाता रहा है और आज भी होता है। ओके। सो हैव बीन सिंबल फॉर कन्वेइंग, कन्वेइंग मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, हम इसको क्या कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है ना। यूज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। कई तरह के ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम फ्लावर्स का उपयोग करते आए हैं, जैसे कि लव, अफेक्शंस, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मोर्निंग, मोरिंग। ये सभी ऐसे फीलिंग्स हैं जिसमें हम फ्लावर का उपयोग करते हैं। ओके। सो लव मीन्स कि क्या होता है? प्रेम होता है। जबकि अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह। स्नेह को रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी चीज से, तो हम उसको फ्लावर से भी कर सकते हैं। हैप्पीनेस मतलब कि खुशी
के पलों में भी हम फ्लावर का उपयोग करते हैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ग्रीफ ग्रीफ मीन्स कि दुख, दुखी वक्त में या मॉर्निंग वक्त, मॉर्निंग मीन्स कि शोक, दुख का समय हो या दुख वाली फीलिंग हो या शोक वाली फीलिंग हो, वहाँ भी हम फ्लावर का उपयोग करते हैं। क्या चीज़ के लिए? ह्यूमन फीलिंग को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, सो ये कुछ ऐसे फीलिंग्स है जहाँ पर हम फ्लावर को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। सो फ्लावर की कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि ह्यूमन और फ्लावर के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत पहले से, जो कि चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens। तो आप 5 ऐसे फ्लावर का लिस्ट बना लो जो जिनमें की ऑर्नामेंटल वैल्यू है, जिसकी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है और उसे हम घर या गार्डन में लगाते हैं। तो आप कर लेना इसको। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स that are used in social and cultural celebration in your family। और इसके अलावा 5 ऐसे फ्लावर के नाम भी आपको बताने हैं जिनका हम सामाजिक या सांस्कृतिक रूप में अपने घरों में उपयोग करते हैं। या कह लें दूसरे शब्दों में कि अगर हमारे घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो तो उस समय हम किन 5 फ्लावर का उपयोग करते हैं, ऐसे 5 फ्लावर के नाम आपको बताने हैं। ओके। हैव यू ever हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर टू? कभी आपने फ्लोरिकल्चर टर्म सुना है? और इसका क्या मतलब है? फ्लोरिकल्चर मीन्स की सीधी सी बात, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लावर की खेती। फ्लावर की कल्चर करना इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। जिस तरीके से हम धान, गेहूं, अनाज उगाते हैं, उसी तरीके से फ्लावर को भी बड़े मास पे खेती करना इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction। तो जो फ्लावर बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वह असल में मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स, मतलब कि बाहर प्लांट्स में जो बाहरी अंग है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, फ्लावर, वह एक तरह का चमत्कार के रूप में एक बायोलॉजिस्ट के लिए है। वो मार्वल्स, मार्वल्स मीन्स की चमत्कार, है ना, बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं इसको। इम्ब्रोलॉजिकल, इम्ब्रोलॉजिकल मीन्स की इम्ब्रायो से रिलेटेड। ये दो चीज जो कि मॉर्फोलॉजिकल है और इम्ब्रोलॉजिकल है, ये एक बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और फ्लावर ही क्या है? साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो प्रोसेस है, वो असल में फ्लावर में ही हो रहा होता है। सो इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In earlier classes, you have read the various parts of flower। So आप पिछले कक्षाओं में फ्लावर के कई पार्ट्स को जाना है और
समझा है। फिगर 1.1 will help you recall the parts of a typical flower। और जो फिगर 1.1 है, जो कि ये है फिगर 1.1, आप इस डायग्राम को देखकर आप अपने नॉलेज को रिकॉल कर सकते हो कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो क्या आप दो ऐसे फ्लावर के पार्ट का नाम बता सकते हो जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, जिसमें कि दो ऐसे अंग आपको बताने हैं जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के महत्वपूर्ण मतलब वैल्यूबल चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, तो ये हमारा फिगर 1.1 है। क्या है? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। इसको टॉप से बॉटम पैरेलल एक्सिस के पैरेलल में कट किया गया है ना, इसीलिए इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कह रहे हैं। इसके टॉप है ये, और अगर हम इसको बॉटम माने तो टॉप से बॉटम से जुड़ता हुआ जो लाइन है वो एक्सिस कहलाता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल में इसको कट किया गया है, जिससे कि हम फ्लावर्स के सभी पार्ट्स को जान सके और समझ सके। ओके, तो आप ये देख रहे हो, ये ग्रीनिश पार्ट जो है वो सेपल कहलाता है, जबकि ये जो कलरफुल पार्ट्स है इसको हम पेटल कहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो बहुत ही पतला सा तना है, स्टॉक है, ये है, ये हम इसको कहते हैं स्टेमन, है ना। स्टेमन में ये जो पतला सा तना है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, जबकि इसके ऊपर में ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम एंथर कहते हैं। इसके अलावा इस फ्लावर में ये एक पार्ट है जिसमें कि तीन स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। इसका टॉप, इसका टॉप, है ना, और ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और फिर ये नीचे थोड़ा सा बज्ड स्ट्रक्चर है। तो ये है असल में हमारा पिस्टिल, जिसमें इसका टॉप और स्ट्रक्चर को स्टिग्मा कहा जाता है। ये बीच में जो सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को ओवरी कहते हैं। तो ये फ्लावर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और उसमें भी ये दो जो है कि स्टेमन और पिस्टिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और ये जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो पिस्टिल है इसे हम कार्पल भी कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन क्या है? वह प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा होता है, उस प्रोसेस को
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले के जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो इवेंट्स घट रहे होते हैं प्लांट में, उसको हमें यहाँ पे समझना है। Much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। यानी कि प्लांट में फ्लावर खिलने जो फ्लावर हमें दिखता है उससे कहीं पहले प्लांट ये डिसीजन ले चुका होता है कि उसमें अब फ्लावरिंग होना है। ओके, तो फ्लावर तो बहुत ही बाद में हमें दिखाई देते हैं किसी भी प्लांट में, बट उस प्लांट के अंदर उस फ्लावर के आने से पहले ही डिसीजन जा चुका होता है कि अब उस प्लांट में फ्लावरिंग होना है, यानी कि फ्लावर उसमें खिलना है। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। कई हार्मोनल चेंजेस हमें प्लांट में देखने को मिलता है। कई स्ट्रक्चर चेंजेस हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन होता है और उसके बाद फ्लोरल प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है। फ्लोरल प्रिमोर्डियम, फ्लोरल प्रिमोर्डियम का मतलब कि जो फूल खिलने का जो शुरुआती समय होता है उसको हम फ्लोरल प्रिमोर्डियम कहते हैं। तो फूल खिलने का शुरुआती समय, फ्लोरल या फूल खिलने का प्रिमोडियम यानी कि शुरुआती जो समय होता है उसको हम प्रिमोडियम कहते हैं। तो यहाँ फूल खिलने का जो शुरुआती समय है इसीलिए हम उसको फ्लोरल प्रिमोडियम कहेंगे। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड शुरुआत होना। इनिशिएटेड का मतलब कि शुरुआत होना। which lead to the differentiation and further development of the flora primordium। तो प्लांट के जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर फूल खिलना है उस जगह पर हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है और वहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये तब होता है जब फ्लावर में हमें और प्लांट में हमें कई तरह के हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस शुरू होता है। ओके, inflorescence are formed which bears the floral buds and then the flower। इनफ्लोरेसेंस मैंने बताया है कि फूल खिलने का जो पैटर्न होता है पहले वो बनता है, आर फॉर्म इनफ्लोरेसेंस बनता है, विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। और वह इनफ्लोरेसेंस के अंदर ही वो पुष्प का जो पैटर्न है उसमें ही फ्लोरल बर्ड्स प्रेजेंट होता है और वही फ्लोरल बर्ड्स बाद में जाके फ्लावर बनते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस पुष्प गुच्छ के अंदर फ्लोरल बर्ड्स होंगे और वही फ्लोरल बर्ड्स बाद में फ्लावर बनते हैं। ओके, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। और फ्लावर के अंदर में ही मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम कहते हैं जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोशियम कहते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर फ्लावर में डिफ्रेंशिएट होते हैं दूसरे सेल से, दूसरे पार्ट से, और डेवलप होते हैं। यही दो स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
Can you name the two parts in flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? Yes, that is एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है वह डेवलप होता है। ओके, you would recollect that the androecium consists of all of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organ. Recollect, रिक्लेस मतलब याद करना, रिकॉल करना। ओके, तो हम इस चीज को स्मरण करें, याद करें कि जो एंड्रोशियम है असल में वह स्टेमन का वोल है। ओल मीन्स की गुच्छा, है ना, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एंड्रोशियम ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि जो गायनोशियम है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड pollen grain. Figure 1.2a, फिगर 1.2a, इसकी बात हो रही है। फिगर 2.a ये है, shows the two parts of a typical stamen। जो एक आम स्टेमन होता है उसके दो पार्ट को फिगर 1.2a रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टू पार्ट कौन कौन सा, तो फिलामेंट और दूसरा एंथर। ये स्टेमन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। तो पहला पार्ट क्या है, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, सिलेंडर स्टॉक, सिलेंडर मीन्स की बहुत ही पतला, और स्टॉक मीन्स की तना, लॉन्ग मीन्स की लंबा। ये जो लॉन्ग सिलेंडर पतला सा तना है ये फिलामेंट कहलाता है। ओके, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स की अंत, है ना, या अंतिम कह लें। जनरली बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मीन्स की दो खंड वाला, जिसमें दो खंड हो उसको हम बाइलोब कहते हैं। बाई मतलब दो, लोब्ड मतलब खंड। तो जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है ये, इसे हम एंथर कहते हैं। ओके, द प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल नजदीक, नजदीक वाला या पास वाला। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये जो पास वाला जो पार्ट है स्टेमन का, वह पेटल से या थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द
petal of the flower. Okay, the number and length of stamens are variable in flowers of different species. तो अलग अलग स्पीसीज में जो फ्लावर में जो स्टेमन है उसका नंबर और स्टेमन का लेंथ बहुत ही अलग अलग होता है। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स कि बहुत ही डिफरेंट, अंतर करता है। अलग अलग कह सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग हो सकता है या इसमें अंतर देखने को मिलता है, या हम इसे परिवर्तनीय कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन करता है ना। जिसमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो अलग अलग फ्लावर, अलग अलग प्लांट के स्पीसीज में अलग अलग जो प्लांट है और जिसमें कि फूल खिलता है, यानी कि अलग अलग एंजियोस्पर्म्स में जो स्टेमन है उसकी लेंथ में और उसके नंबर में हमें चेंजेस देखने को मिलता है ना। चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, इफ यू वर टू कलेक्ट a stamen each from 10 flower, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size in nature. Appreciate, अगर आप अगर आप 10 अलग अलग फ्लावर जो कि 10 अलग अलग स्पीसीज से आपने लिया हो, अगर उसके स्टेमन को आप स्लाइड पर अरेंज करके देखोगे तो आप ये मान लोगे। अप्रिशिएट मीन्स कि मान लेना। आप ये मानोगे कि स्टेमन में बहुत ही ज़्यादा, स्टेमन के साइज में लार्ज वेरिएशन इन साइज, जो आप स्टेमन का जो साइज है उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो एक प्रैक्टिकल हो गया ये कि आप 10 अलग अलग स्पीसीज प्लांट लो और उसके फ्लावर को लो और उसके स्टेमन को एक स्लाइड पे अरेंज करके देखो, तो आप ये देख पाओगे कि उनके स्टेमन में जो उनका साइज है उसमें काफ़ी अंतर है। ओके, careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers. अगर आप बहुत ही सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन करो हर एक स्टेमन का अंडर द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का अगर आप उपयोग करोगे तो आप ये देखोगे कि जो डिफरेंट फ्लावर के जो स्टेमन्स हैं उनका उनके शेप में काफ़ी अंतर है। मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब स्पष्ट करना। इल्यूसिडेट मीन्स कि स्पष्ट करना। अगर आप उसको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप को के अंडर में देखो, थ्रू डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से, और उसका एक नीट क्लीन डायग्राम बनाओ, तो आपको ये स्पष्ट होगा कि जो रेंज है स्टेमन के साइज का, जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर रखता है। और साथ ही अटैचमेंट ऑफ एंथर, जो एंथर अटैच हुआ है फिलामेंट से, उसमें भी आप चीज़ों में वेरिएशन देख पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। A typical angiosperm anther is bilobed.
एक आम एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि दो खंड का होता है, बाइलोब्ड होता है। विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, विथ ईच हैव टू थीका। अगर हम बनाते हैं ऐसा, तो ये दो लोब हो गया, और हर लोब में हमें दो खंड देखने को मिलेगा, है ना। विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, बाई लोब मीन्स कि दो खंड, दो खंड। विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, थीका मीन्स कि कक्ष कह सकते हैं, कक्ष या कमरा कह सकते हैं। तो उसके अंदर दो थीका होगा, दे आर डायथिकस, और हर लोब क्या होता है, डायथिकस होता है। आप फिगर 1.2 बी में इस चीज को आसानी से देख सकते हो। 1.2 बी यानी कि इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर, वो 3 डायमेंशन कट है। इसमें आप ये देख सकते हो कि ये बाइलोब्ड है, इसमें दो ये एंथर बाइलोब होता है, दो लोब, और हर लोब में दो थीका प्रेजेंट होता है, यानी कि दो कक्ष प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये हर लोब में दो थीका है, तो जो लोब है वो डायथिकस होता है। ओके। Often a longitudinal groove run lengthwise separating the thecca, और ये आम बात है कि दोनों थीका के बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ग्रूव मतलब कि गहरा नाली, गहरा नाली कह सकते हैं आप, है ना। गड्ढे जैसा है स्ट्रक्चर, एक गड्ढा नहीं मतलब नाली, नलिका, है ना, गहरी नलिका। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी कि एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के से वो क्या होता है, आ रहा होता है। रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, जिसकी वजह से ये दो थीका है वो सेपरेटेड रहता है। ओके, दोनों साइड आप ये ग्रूव की वजह से ये दोनों थीका है वो अलग अलग सेपरेट रहता है। ओके, let us understand the various type of tissues and their organization in the transverse section of an anther. Transverse section, ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम किसी चीज को कट करते हैं तो उस तरह के सेक्शन को हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ऐसा, तो उसके हम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री से उसको हम क्या करें, कट करें, तो वो जो बनेगा हमारा, जैसे कि ये, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि टीएस। ओके, जो कि हम फिगर 1.3 ए में देख सकते हैं। 1.3 ए, इट मीन्स कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस सेक्शन किसका, एक एंथर का। देयर ऑर्गेनाइजेशन इन एंथर, एंथर का क्या है वो 1.3 है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें ये बहुत ही आसानी से देख पाएंगे कि ये बाय लोब्ड स्ट्रक्चर है। इसमें हमें दो लोब देखने को आसानी से देखने को मिल जाएगा अगर वह सेक्शन क्या हो, ट्रांसवर्स सेक्शन। द एंथर इज अ फोर साइडेड tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe। consisting, consisting का मतलब कि
बना हुआ होता है। मिलकर, है ना। So the bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther, and the anther is a four-sided, means कि tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe। कहने का मतलब कि ये दो लोब हो गया, बाइलोब्ड, और हर लोब जो के अंदर दो थीका हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से एंथर के अंदर चार कक्ष दिखाई देंगे और हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम इसमें कह रहे हैं टेट्रागोनल, फोर साइडेड स्ट्रक्चर, फोर साइडेड स्ट्रक्चर। और हर एक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, जो कि किनारे में प्रेजेंट होता है हर एक लोब में। ओके, हर एक लोब में हमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। ओके, तो जिसकी से क्या होता है कि हमें एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है। 1 2 1 2 3 and 4। ओके, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sac। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यही डेवलप होके पॉलन सेक बनाता है, या हम कह लें कि यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनता है बाद में, पॉलन सेक बनता है। पॉलन सेक, सेक का मतलब थैला, ऐसा थैला जिसमें कि पॉलन हो। ओके, they extend longitudinally all through the length of an anther and are packed within with pollen grain। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो बाद में कि क्या बनता है उसी को हम पोलन सेक कहते हैं। और यह extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या पोलन ग्रेन है वह एंथर के लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंडेड रहता है और इसी के अंदर पोलन ग्रेन भरा हुआ होता है। इसमें आप देख सकते हो कि पोलन ग्रेन इसमें भरा हुआ है, ये सभी पोलन ग्रेन है। ओके, ओके, सो उसी पोलन सेक के ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में क्या बनता है, पोलन सेक बनता है और इसी पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन मौजूद होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजिया को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और हमें पता है कि हर मतलब एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ओके, in a transverse section a typical microsporangium appears near circular in outline। जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वह सर्कुलर इन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए कैसा है ये, सर्कुलर स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजिया है वह सर्कुलर स्ट्रक्चर के जैसा हमें दिखाई देता है। ओके,
It is generally surrounded by 4 wall layer. फिगर 1.3b में आप इसे देख सकते हो। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें 4 लेयर से वो घिरा हुआ होता है। ठीक है, कौन कौन से 4 लेयर है देखते हैं। द एपिडर्मिस, पहला जो लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। दूसरा है एंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर और चौथा है टैप्टम। ये 4 लेयर से माइक्रोस्पोरेंजिया घिरा हुआ होता है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर, उसके बाद एंडोथीसियम दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर दैट इज मिडिल लेयर और चौथा टैप्टम। इन चारों लेयर से माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, घिरा हुआ होता है। दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम और इसके बाहर 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एंड्रोशियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। ओके, द आउटर 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen। और जो तीनों लेयर हैं कौन कौन सा है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका काम है एंथर पोलन सैक को प्रोटेक्ट करना और पोलन ग्रेन डिहिसेंस, डिहिसेंस, डिहिसेंस का मतलब कि बस्ट हो जाए, जब वो बस्टिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहिसेंस। बस्ट हो जाता है, स्प्लिट आउट हो जाता है वो, है ना, स्प्लिटिंग आउट। जब पूरी तरीके से पॉलन सेक माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो चुका होगा, उसके अंदर पॉलन ग्रेन बन चुके होंगे, तो वो अब क्या होगा, फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, जिससे कि पॉलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे। टू रिलीज द पॉलन ग्रेन, ये तीनों जो लेयर हैं इनका सिर्फ यही काम है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। तो बाकी चौथे लेयर का क्या काम है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैप्ट। जो चौथा लेयर है जो कि सबसे अंदरूनी लेयर है उसको हम टैप्टम कह रहे हैं। इट नरेसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, और इसका काम है कि जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उसको नरिश करना, उसको नरिश करना। नरिश मीन्स की पोषण देना, पोषण देना या पोषण करना। ओके, सेल्स ऑफ द टैप्टम possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। और जो टैप्टम सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा घना होता है। घना कहने का मतलब कि वो बहुत ही घना यानी कि डेंस। ओके, पतला नहीं होता है, वो बहुत ही डेंस होता है। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, टैप्टम सेल के अंदर। जो टैप्टम लेयर में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर की बात हो रही है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैप्टल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लियट। तो आप बता सकते हो, क्या आप ये सोच सकते हो कि जो टैप्टल सेल है वो बाई न्यूक्लिएट कैसे हो गए। सोचना आप। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporangious tissue occupies the center of each microsporangium। और जब एंथर यंग होता है उस समय ऐसे सेल्स जिसको कि हम स्पोरेंजिनियस टिश्यू कहते हैं वह माइक्रोस्पोरेंजियम के
बीचों बीच के जगह को घेर के रखता है या प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्टली का मतलब कहने का बहुत ही टाइटली, कसा, बहुत ही टाइटली ये सेल्स जो कि स्पॉन्जिनियस टिश्यू है वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। ओके, जब एंथर यंग होता है तो ये बीचों बीच में स्पॉन्जिनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। As the anther develops, the cells of the spontaneous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrad। जैसे कि एंथर डेवलप होता है वैसे द सेल्स ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू अंडरगो meiotic डिवीजन, और जैसे ही एंथर डेवलप हो रहा होता है उसी दौरान जो स्पोरेंजिनियस टिश्यूज हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है उसका हर सेल मियोटिक डिवीजन में जाता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। टेट्राड मतलब कि चार। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? Ploidy, ploidy means कि नंबर, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है न्यूक्लियस में उसकी संख्या। तो क्या बोल सकते हैं इसको? नंबर ऑफ कंप्लीट सेट, नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल। एक सेल के अंदर कितने सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट हो उसको हम प्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि हैप्लॉइडी जिसमें कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। डिप्लॉइडी जिसमें कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। और जैसे कि पॉलीप्लॉइडी जिसमें कि कई सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। ओके, as each cells of the spontaneous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। माइक्रोस्पोरेंजिनस टिश्यू में प्रेजेंट हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में सक्षम है। कैपेबल, कैपेबल मीन्स की सक्षम, सक्षम, सक्षम। ओके, क्या है वो? सक्षम है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक असल में क्या है? पोटेंशियल पॉलन है, यानी कि एक पॉलन बनाने की क्षमता रखता है, या कह ले माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक माइक्रो स्पोरेंजिनस टिश्यू का एक जो सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ओके, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। सो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस क्या है? वह प्रोसेस है जिसमें कि जो पॉलन मदर सेल है, शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी, वह मियोसिस के थ्रू क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोर्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। Microsporogenesis is the process of formation of microspore, that is pollen. Microspore means कि pollen from pollen mother cell through meiosis। meiosis के द्वारा माइक्रो pollen mother cell से माइक्रोस्पोर का बनना का प्रोसेस को माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कहते हैं।
माइक्रोस्पोर मतलब कि पॉलन के बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कहते हैं, और जो कि बनता है पॉलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस। द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells। और जैसे कि पीएमसी से यानी कि पॉइंट मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वह एक साथ क्लस्टर में मौजूद होते हैं, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप इसे फिगर 1.3 ए में देख सकते हो। वन पॉइंट फाइव ए 1.5 ए में आप इसे देख सकते हो कि इसमें टेट्राड में वो प्रेजेंट है। As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains। जैसे एंथर मैच्योर होता है और वो सूखता है, वैसे ही जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उनमें जो हर माइक्रोस्कोप एक दूसरे से अलग हो जाता है और पॉलन ग्रेन बनाता है। ये फिगर 1.3 ए 1.3 बी मिस्टेक लग रहा है मुझे। ओके, तो जैसे एंथर मैच्योर होता है और सूखने लगता है या सूख जाता है, उस समय जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वह एक दूसरे से अलग होकर एक एक पॉलन बनता है। ओके, inside each microsporangium several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther 1.3 c। ये 1.3 सी में आप देख सकते हो कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में यह क्या है, कई पॉलन ग्रेन्स बने हैं और वह कई सारे मीन्स की हजारों की संख्या में पॉलन या माइक्रोस्पोर बने हैं और वह एंथर के झड़ने से रिलीज हो जाते हैं। जब एंथर पूरी तरीके से मैच्योर और डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है, जिससे कि वो जो पॉलन ग्रेन्स उसके अंदर हैं वो सभी रिलीज हो जाते हैं। आप इसको फिगर 1.3 सी में देख सकते हो। 1.3 सी में इसको आप देख सकते हो। ओके, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर है, पॉलन ग्रेन्स है, जैसे ही ये बर्स्ट हुआ ये सभी क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। pollen grains, the pollen grains represent the male gametophyte। जो pollen grain है वह मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस हिबिस्कस यानी कि गुलहड़ का फूल, गुलहड़ का फूल, गुलहड़ के फूल को आप अगर उसके में जो एंथर है उसको अगर आप टच करते हो और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडर पाउडरी pollen grains on your fingers। तो अगर आप हिबिस्कस के एंथर को टच करोगे या किसी और ऐसे फ्लावर को टच करोगे जिसमें कि एंथर प्रेजेंट हो, तो आपके हाथों में एक येलोविश पाउडरी pollen grains क्या होगा, आप उसको अपने उंगलियों में हाथों में महसूस कर सकते हो, आपके फिंगर में वो चीज़ें लग जाएगा। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। और एक स्लाइड में थोड़ा सा आप पानी लो और उसमें आप छिड़को, जो आपने टच किया हुआ है उसको आप ग्लास स्लाइड में जो वाटर है उसमें आप इसको अच्छा छिड़को और उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखो। You will really be amazed at the variety of architecture, that is size, shape, color, design,
तो अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि जो पॉलन ग्रेन का जो आर्किटेक्चर है, दैट इज उसका साइज, शेप, कलर और डिज़ाइन में आपको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। वन फिगर 1.4 ये आप देख सकते हो फिगर 1.4 में, है ना। इसमें कई पॉलन ग्रेन है जिनका स्ट्रक्चर, जिनका अलग अलग है, जिनके साइज अलग है, जिनके शेप्स अलग हैं, जिनमें कलर अलग है और जिनके डिज़ाइन अलग है। तो अगर हम अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उनके आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके, pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। जो pollen grain होते हैं असल में वो स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्फेरिकल शेप के pollen grains होते हैं और उसका जो डायामीटर होता है वह 25 टू 50 माइक्रोमीटर का ही होता है, बहुत ही स्मॉल। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। प्रोमिनेंट मीन्स की प्रमुख, प्रोमिनेंट मीन्स की मुख्य रूप से, प्रोमिनेंट। मुख्य रूप से या कह सकते हैं हम इसको प्रमुख, है ना। जो पोलन ग्रेन है उसमें हमें दो लेयर का वॉल देखने को मिलता है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्सिन इज मेड अप ऑफ स्पोरोलीन स्प्रोलिन which is one of the most resistant organic material known। जो बाहरी लेयर है, जो pollen grain का जो बाहरी लेयर है, the hard outer layer called the axine is made up of sporopollenin स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि बहुत इट कैन स्टैंड withstand high temperatures and strong acid and alkali। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है वह हाई टेम्परेचर को और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई को सह सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये सभी तरह के फैक्टर को सह सकता है, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोलिनिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसे कोई इंजाइम का पता नहीं लगा पाया है हमने जो कि क्या करे, स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, उसे तोड़ सके, ठीक है। pollen grain exine has prominent aperture called germ pores। और pollen grain में जो का जो एक्साइन है यानी कि जो आउटर लेयर है उसमें हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कि हम जर्म पोर कहते हैं, वेयर स्पोरोपोलिनिन इज absent, और जहां पर स्पोरोपोलिनिन absent होता है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। और जो pollen grain है वह बहुत ही अच्छा फॉसिल्स है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर को सह सकता है, कई एसिड्स, कई स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलाई के इफेक्ट को सह सकता है, तो जल्दी नष्ट नहीं होता, इसलिए वह एक बहुत ही अच्छा फॉसिल्स माना जाता है, ठीक है।
The exine exhibits a fascinating array of patterns and design। और जो exine का जो पैटर्न है और डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और हैरान कर देने वाला है। Why do you think the exine should be hard? आप क्या सोचते हो कि exine को हार्ड क्यों होना है, इतना काफ़ी सख्त क्यों होना है? वो इसलिए क्योंकि उसके वो क्या हो रहे, वाइबल रहे, वो जल्दी नष्ट, उसके अंदर जो पोलन है वो खत्म ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जो पोलन ग्रेन में जो जर्म पोर होते हैं उसका क्या काम है, आप सोचना। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। और पोलन ग्रेन का जो अंदरूनी वॉल है, एक्साइन के अंदरूनी जो वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। Inner wall of the pollen grain is called intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin। और यह एक पतला बट लगातार, इसमें कोई पोर नहीं हो, एक कंटिन्यूस लेयर होता है। किससे मिलके बना हुआ होता है, सेलुलोज और पैक्टीन से। ओके, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ओके, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। और जब पोलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर होता है तो उसके अंदर दो तरह का सेल प्रेजेंट होता है। एक को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं जबकि दूसरे को जनरेटिव सेल बोलते हैं, जो कि आप फिगर 1.5 का बी में देख सकते हो। ओके, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus। जो वेजिटेटिव सेल होता है वह जेनेटिव सेल की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। इसके पास काफ़ी ज़्यादा फूड रिजर्व होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वह इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल है वह इस साइज में बहुत ही छोटा होता है और यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट हो रहा होता है। ओके, it is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus। और जो जनरेटिव सेल है वह स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप मीन्स कि ऐसा, स्पिंडल शेप का ये स्ट्रक्चर जनरेटिव सेल होता है। इसका भी जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, डेंस होता है और उसमें भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two cell stage। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में, लगभग 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन जब झड़ते हैं तो वो इसी दो स्टेज सेल में झड़ जाते हैं। जबकि जो 40% जो एंजियोस्पर्म के स्पीसीज हैं, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल gametes बिफोर pollen grains आर सेडेड, थ्री सेल स्टेज। तो बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म का जो स्पीसीज
है उसमें जो जो जनरेटिव सेल है वह दो सेल में डिवाइड होता है। तो इस स्टेज में वह फिर पॉलन ग्रेन झड़ता है और ये जो जनरेटिव सेल है वह माइटोटिकली डिवाइड होकर दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और ये जो सेल 1 2 3 यानी कि 3 सेल स्टेज में ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, झड़ता है। ओके, यानी कि जब 3 सेल स्टेज होगा पॉलन ग्रेन के अंदर तब जाकर एंथर डिहाइसेंस होगा या बर्स्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज। कई पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वह एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। Pollen grains of many species causes several allergies and bronchial afflictions। यानी कि सांस की नली में किसी संबंधित कोई बीमारी हो उसको हम ब्रोंकिया एफ्लिक्शन बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन कई तरह के एलर्जीज प्रोड्यूस करते हैं और सांस लेने में तकलीफ वाली जो बीमारी होती है उसको भी ये प्रोड्यूस करते हैं। इन सम people often leading to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis etc। और कुछ लोगों में तो ये बहुत ही ज़्यादा समय तक रहने वाली बीमारी, क्रोनिक मीन्स की बहुत ज़्यादा समय तक रहने वाली बीमारी, क्रोनिक बहुत समय तक रहने वाली बीमारी जैसे कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। इस तरह के भी जो सांस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। जो कैरोट ग्रास है यानी कि पार्थेनियम जो कि इंडिया में वीट के साथ इंपोर्ट हो आया है, जो हमने वीट बाहर से मंगाया था उसके साथ ये कैरोट ग्रास भी इंडिया में आया एज अ कंटामिनेंट, प्रदूषक, कंटामिनेंट, कंटामिनेंट यानी कि प्रदूषक। प्रदूषक मीन्स कि जो दूषित करता है, दूषित करने वाला, जैसे कि प्लास्टिक, वैसे ही ये कैरोट ग्रास हैज बिकम यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस कहने का मतलब कि हर जगह अब ये देखने को मिलता है। यू यूबी यूबिक्यूटियस मतलब कि हर जगह पाया जाने वाला, हर जगह पाया जाता है। इन अकरेंस एंड कॉजेस पॉलन एलर्जी। और ये जो इम्पोर्टेड ग्रास है पार्थेनियम यानी कि कैरोट ग्रास अभी हर जगह फैला है और हर जगह पाया जाता है और यह पॉलन एलर्जी प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। अब एक अब कुछ वर्ष से ये एक चलन बन गया है कि हम पॉलन टैबलेट को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज फैशन मीन्स की चलन बन गया है एक तरीके का।
ना. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrup are available in the market. और पश्चिम के देशों में, वेस्टर्न कंट्री चाहे यूरोप या अमेरिका में, ये जो पोलिन हैं इसे टैबलेट के रूप में और सिरप के रूप में बनाया गया है और इसे मार्केट में लाया गया है. और तो हम कह सके तो ये मार्केट में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and the race horses. फिगर 1.6 में आप दे सकते हो कि यहाँ पे पोलन प्रोडक्ट को कैसे पैक किया गया है टैबलेट के रूप में, यहाँ पे आप सिरप के रूप में देख सकते हो. और इस बात की पुष्टि हुई है कि जो पोलन कंजप्शन है उससे जो एथलीट्स हैं, खेल कूद करने वाले, दौड़ने वाले, वो और जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं उनका परफॉर्मेंस में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है अगर वह इंसान व हॉर्स पोलन कंजप्शन कर रहा है तो. ओके, आगे बढ़ते हैं. When one they are said, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. Viability. Viability मतलब कि जन्म देने की क्षमता या उसकी जीवन क्षमता. जीवन क्षमता उस वंस दे आर सेड, जब वो झड़ जाते हैं, एंथर से अलग निकल जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज द वायबिलिटी. जो तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में लैंड होता है उससे पहले कि वो अपनी जीवन क्षमता को खो दें, वो इस लायक ही न बचे कि वो अब क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके. उससे पहले ही उसे स्टिग्मा पे लैंड होना होता है. अगर वो वायबिलिटी खो देते हैं तो स्टिग्मा में लैंड होने से कुछ भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे नहीं होगा. इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करना है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को होना है, तो उसे वायबिलिटी खत्म होने से पहले ही स्टिग्मा पे लैंड होना होगा. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? आप क्या सोचते हो कि पोलन ग्रेन कितने समय तक वायबल रहता है? The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. और जो वायबिलिटी का पीरियड है पोलन ग्रेन्स का, जो वायबिलिटी का पीरियड है किसका, पोलन ग्रेन का, वह काफ़ी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है और वह कई मायनों पर जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर होता है, जो आम टेम्परेचर होता है उस समय का वर्तमान कह सकते हैं या विद्यमान कह सकते हैं. उस समय जो मौजूदा टेम्परेचर होता होगा, मौजूदा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये क्या है, प्रिवेलिंग. तो ये कई मायनों पे प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक वायबल रहेगा. In some cereals, such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. तो कुछ अनाज, सीरियल्स का मतलब क्या होता है, अनाज, कुछ अनाज जैसे कि राइस, व्हीट में जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो 30 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाती है आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द एंथर. एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसिया, Leguminosia and Solanaceae, they maintain viability for months. जबकि प्लांट के कुछ मेंबर में जैसे कि रोसेसिया, लेगुमिनेशिया एंड सोलेनेशिया में महीनों तक उस पोलन ग्रेन के अंदर वायबिलिटी प्रेजेंट रहती है, वो वायबल रहता है. ओके,
You may have heard of storing semen, sperm of many animals including human for artificial insemination. तो आपने ये सुना होगा कि हम कई एनिमल्स के और साथ ही साथ ह्यूमन के सेमन और स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सके। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड के लिए हम एनिमल्स के और ह्यूमन के स्पर्म या सेमन को स्टोर करके रखते हैं। आपने ये सुना ही होगा। It is possible to store pollen grain of large number of species for years in liquid nitrogen, that is 196 degree minus 196 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह मुमकिन है कि हम पॉलन ग्रेन को क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। कहाँ? लिक्विड नाइट्रोजन में, और जिसका टेम्परेचर क्या होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed bank in crop breeding program। जैसे कि हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक बनाते हैं, वैसे ही हम पॉलन बैंक भी बना सकते हैं जिसमें कि हम पॉलन ग्रेन को क्या करें, स्टोर करके रखें ताकि उसे हम फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकें। ओके, सो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ आया होगा। ओके, सो इसके आगे के पोर्शन को अगले सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू वंस अगेन।